नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। छत्तीसगढ़ में नक्सली किस कदर बेखौफ है, नक्सलियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि बता दें कि बीते 10 दिनों में सुरक्षा बलों पर 2 बार नक्सली हमले हो चुके हैं। वहीं बता दें कि ताजा मामला छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले का है। नक्सल प्रभावित तर्रेम थाना क्षेत्र के जोन्नागोड़ा के जंगल में शनिवार दोपहर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं मुठभेड़ में अब तक कुल 23 जवान शहीद हो चुके हैं। तो आज चलिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर सीमा पर स्थित टेकलगुड़ा गांव के पास नक्सलियों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ में 23 जवानों की शहादत होने की खबर आई है। नक्सलियों के इलाके में होने की खबर मिलने के बाद ही ऑपरेशन शुरू किया गया था। सभी जवान पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे। जवानों ने बहादुरी के साथ नक्सलियों के साथ लोहा लिया और शहादत दी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन का नेतृत्व हिडमा नाम का कमांडर कर रहा था। नक्सलियों की कई बटालियनों ने मिलकर जवानों पर धावा बोल दिया, जिसमें हमारे 23 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। करीब 4 से 5 घंटे चले एनकाउंटर में जवानों ने नक्सलियों को भी ढेर किया। दरअसल 2 अप्रैल को कोरबा बटालियन, सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी ने नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था। वहीं सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में नक्सलियों के इलाके में छुपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के पामेड़, तर्रेम, उसूर, मिनपा, नरसापुर में संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया। शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे घात लगाए बैठे करीब 250 से ज्यादा नक्सलियों ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर जवानों पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि तर्रेम कैंप से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच यह एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने 2 दर्जन से अधिक सुरक्षा कर्मियों के हथियार भी लूट लिए। मिली खबर के मुताबिक इस हमले में 250 नक्सली शामिल थे। करीब 4 से 5 घंटे तक 2 किलोमीटर के एरिया में फैले सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में करीब 15 नक्सलियों के मारे जाने और 12 नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं 23 जवानों ने भी अपनी शहादत दी है। अब तक 17 जवानों के शव को बरामद किया जा चुका है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि नक्सली पहाड़ पर थे, जबकि हमारे जवान खुले मैदान में थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि मौके पर करीब 250 से ज्यादा नक्सली मौजूद थे। उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोपहर 12 बजे से करीब 3 घंटे तक दोनों ओर से लगातार फायरिंग होती रही। बता दें कि नक्सली इन दिनों टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला रहे हैं। इसमें वे हर साल बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। नारायणपुर जिले में 23 मार्च को जवानों से भरी बस को विस्फोट कर नक्सलियों ने उड़ा दिया था। इसमें 5 जवान शहीद हुए थे। वहीं शनिवार को 10 दिन के भीतर दूसरी बड़ी वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। वहीं इस दुखद घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया और शोक जताते हुए और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की शहादत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि मेरे विचार छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद जवानों के परिवारों के साथ हैं। वीर शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश उनकी वीरता को कभी नहीं भूलेगा।
उन्होंने ट्वीट करके कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों के बलिदानों को मैं नमन करता हूँ। देश उनकी वीरता को कभी नहीं भूलेगा। मेरी संवेदना उनके परिवारों के साथ है। हम शांति और प्रगति से इन दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। घायलों के जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूँ। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा कर्मियों की शहादत पर शोक व्यक्त किया और मुठभेड़ में घायल हुए सैनिकों के लिए बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया। जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान अभी मिसिंग है, उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़े। तो 7 घायल हुए थे, उसको रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, वो सब आउट ऑफ डेंजर हैं। और थोड़े बहुत और जो चोटें आई थी तो जिला अस्पताल में उसको भर्ती कर दिया गया, वो सब ठीक हैं। 21 लोग लगभग मिसिंग हैं, उसके रेस्क्यू के लिए टीम गई हुई है। अमित शाह जी का फ़ोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा जो सीआरपीएफ के डीजी है उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था। सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। बिल्कुल शाम हो जा रहा हूँ। बता दें कि यह पिछले 10 दिनों में राज्य में दूसरी बड़ी नक्सली वारदात है। इससे पहले 23 मार्च को नारायणपुर जिले में सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही एक बस को नक्सलियों ने आईईडी से उड़ा दिया था। पिछले साल 21 मार्च को भी सुकमा जिले के मिम्पा इलाके में एक नक्सली हमले में डीआरजी के 12 सहित 17 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे। ऐसे ही तमाम नक्सली हमलों में न जाने हमने कितने वीर जवान अब तक खो दिए हैं। लेकिन सरकारों के कानों में तभी जू रेंगता है जब एक साथ हमारे कई जवान शहीद हो जाते हैं। तभी सरकारों को नक्सलियों पर नकेल कसने की याद आती है। ऐसे ही तमाम घटनाओं के बाद ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के बड़े नेताओं के घड़ियाली आंसू निकल आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब देश के अंदर पनप रहे आतंक का खात्मा होगा। आखिर कब तक सरकारें इन नक्सलियों पर नकेल कस पाएंगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। चुनावी संग्राम को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर हावी हो रही हैं। चुनावी मैदान में पार्टियों का हमला भी जारी है। सभी नेता चुनाव जीतने के लिए हर तरीके का पैंतरा आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर असम में जो बवाल हुआ उसमें हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ईवीएम की वजह से विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई। इस मामले में प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनावों के बीच असम के करीमगंज जिले में एक कार से ईवीएम बरामद किए जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। कार से मतदान में इस्तेमाल हुई ईवीएम के बरामद होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षियों ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सबसे ज्यादा चुनाव आयोग भी विपक्ष के निशाने पर आ चुका है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने 2 शब्दों के माध्यम से चुनाव आयोग पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग, कांग्रेस ने ईवीएम मिलने के बाद चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया और कहा कि इस मुद्दे पर आयोग को निर्णायक कदम उठाते हुए आशंकाओं को दूर करना चाहिए।
वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने भी ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, क्या स्क्रिप्ट है? चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी बीजेपी के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। इसके बाद उन्हें चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रिय इलेक्शन कमीशन, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं? इससे पहले प्रियंका गांधी ने घटना से संबंधित एक वीडियो साझा करते हुए कहा, जब भी प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम लाए जाने का कोई वीडियो सामने आता है तो ये आम बात है कि गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार या उसके सहयोगियों की निकलती है। ऐसी वीडियोस को इकलौती घटना के तौर पर लिया जाता है और नजरअंदाज कर दिया जाता है। बीजेपी अपनी मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल कर उन लोगों को आरोपी बनाती है जिन्होंने इसका खुलासा किया होता है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सच्चाई यह है कि इस तरीके की कई घटनाओं की सूचना दी जा रही है और उनके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा। चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्यवाही करने और ईवीएम को सही तरीके से चेक करने की जरूरत है। ईवीएम को लेकर शुरू हुआ हंगामा और बढ़ता जा रहा है। ईवीएम पर प्रियंका गांधी के वार और चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों ने चुनावी माहौल को नया मोड़ जरूर दे दिया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। वहीं देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है और अब आंकड़ा 90,000 को पार कर गया है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 93,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 513 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। मध्य सितंबर के बाद से कोरोना के ये आंकड़े सबसे अधिक है। तो वहीं देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तेज रफ्तार ने केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। तो चलिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना को जहां हम लोग एक तरफ भुला रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना इंसानी जिंदगी में दबे पांव एक बार फिर प्रवेश कर रहा है। वैक्सीन आने के बाद देश में बढ़ती लापरवाही ही कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर को बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में बीते 24 घंटों में 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 513 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ दिया है। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीरों को खींच दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित कई आला अधिकारी भी शामिल रहे। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस से बचने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 जिलों में लॉकडाउन तक लगा दिया। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बैतूल जिले में शुक्रवार रात 10 से तो खरगोन के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। वहीं रतलाम शहर और छिंदवाड़ा जिले में बृहस्पतिवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण लगातार गंभीर हो रहा है। एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। कृपया मास्क जरूर लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं,
अपनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को संकट में डाल रहे हैं, समाज को संकट में डाल रहे हैं। याद रखें, कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है मास्क लगाना। आप मास्क लगाएं और कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला प्रशासन ने जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। जिलाधिकारी सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। इसके लिए जनता के समर्थन की जरूरत है। तो वहीं कोरोना से सबसे प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच शुक्रवार की रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता को संबोधित किया और कहा कि कोरोना के चलते महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो हालात इस समय हैं, अगर ये आगे भी जारी रहे तो संभलना मुश्किल होगा और इसके बाद लॉकडाउन ही आखिरी उपाय होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया प्लान सामने आया है। दरअसल सीएम ने संक्रमण को रोकने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर निगरानी समितियां बनाने को कहा है। इन समितियों का मकसद कोरोना को फैलने से रोकना होगा। आपको बता दें कि बीते शनिवार उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 3,290 नए मामले सामने आए। वहीं 14 लोगों की मौत भी हुई। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 1,041 मामले मिले और 6 लोगों की जान चली गई। यूपी में कोरोना से अब तक 6,25,923 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 8,850 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों का सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही को माना जा रहा है। हर दिन के साथ मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर चिंता होना लाजमी है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की वापसी हुई है, जबकि कुछ राज्यों ने सख्त नियम भी लागू किए हैं। ऐसे में कोरोना महामारी जो अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, लेकिन इसके जिम्मेदार सीधे सीधे वे लापरवाह हैं जो न बचाव करने को तैयार हैं, न ही उन्हें दूसरों की परवाह है। साफ शब्दों में कहे तो न जिएंगे और न जीने देंगे। ऐसे लोगों की वजह से ही उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार दोगुनी हो चली है। ऐसे ही लोगों से उत्तर मांगता है प्रदेश कि अब नहीं तो कब सुधरेंगे ये लोग। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों में लापरवाही का आलम किस कदर फैला हुआ है। ना तो 2 गज की दूरी और ना तो उनके लिए मास्क है जरूरी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनावी घमासान जोरों पर है। चुनाव आयोग ने हाल ही में जिन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की है। इस बार बैटल ऑफ बंगाल एकदम अलग क्यों है और इनके बीच मुकाबले हैं, क्या मुद्दे हैं, कैंपेनिंग के दौरान क्या खास देखने को मिला है, आइए आपको सब बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लड़ाई किस किस के बीच है। 294 विधानसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार की लड़ाई मुख्य तौर पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। वैसे तो इस लड़ाई के बीच लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और नवगठित इंडियन सेकुलर फ्रंट ने भी खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया है,
लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नजर नहीं आ रहे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि लेफ्ट और कांग्रेस केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बता दें कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के पिछले 2 साल विधानसभा चुनावों में लगातार 184 और 211 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। बात बीजेपी की करें तो साल 2011 के चुनाव में जहां उनका खाता भी नहीं खुला था, वहीं 2016 के चुनाव में उसे महज 3 सीटें ही मिली थी। लेकिन बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन कर राज्य की राजनीति में अपना मजबूत कद बना लिया। इस चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें मिली, जबकि उनका वोट शेयर 40.64% रहा। हालांकि जब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में टीएमसी जैसी बेहद मजबूत क्षेत्रीय पार्टी सामने हो, तो बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं होता, क्योंकि विधानसभा चुनावों में अक्सर राज्य के मुद्दे ऊपर रहते हैं। चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं? भ्रष्टाचार, विकास, हिंदुत्व, केंद्र बनाम राज्य की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय बनाम बाहरी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। साथ ही बीजेपी की रणनीति क्या है, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। बीजेपी की ओर से जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे शीर्ष नेता चुनावी प्रचार में दम झोंक रहे हैं, वहीं रणनीति और संगठन के स्तर पर कैलाश विजयवर्गीय और शिव प्रकाश जैसे चेहरे दमखम लगा रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेलती दिख रही है। वो अपनी कैंपेनिंग में लगातार दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और जय श्री राम के नारे जैसे धार्मिक मुद्दों का जिक्र कर रही है। वैसे तो टीएमसी के 10 साल के शासन से पहले लगातार 34 साल तक लेफ्ट की सरकार में रहा पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की तरह जातीय या धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए नहीं जाना जाता। मगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जब मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाकर टीएमसी को घेरना शुरू किया, तो यहाँ की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण ने कुछ हद तक दस्तक दी। बीजेपी ने उस वक्त यहाँ हिंदुत्व की राजनीति को राष्ट्रवाद के तड़के के साथ भुनाया था। बीजेपी टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भी उसे घेरने में जुटी है। हाल ही में नड्डा ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता को कटमनी और टोलाबाजी से मुकाबले के लिए टीके की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार भ्रष्टाचार और अराजकता का प्रतिनिधित्व करती है। क्या हिंदुत्व की राजनीति से हासिल होगी बंगाल की सत्ता? बंगाल की सियासी संग्राम में धार्मिक नारों की गूंज जितनी तेज होती जा रही है, उतना ही ममता बनर्जी पर धर्म का रंग गहरा होता जा रहा है। उन्होंने मंच पर हरे कृष्णा हरे राम का आलाप किया। इससे पहले कई बार वो मंच से ही चंडी पाठ कर चुकी है। नामांकन से पहले भी वो मंदिर गई थी। कभी चंडी पाठ और कभी हरे कृष्णा का जाप करने वाली ममता बनर्जी को असल में बीजेपी ने ऐसा करने के लिए सियासी तौर पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी ने हिंदू ध्रुवीकरण की ऐसी जमीन तैयार की है कि ममता इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही। उधर बंगाल की धारा पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। हिंदुत्व चुनाव का शीर्ष मुद्दा बन गया है। चुनाव जीतने के लिए नेता कुछ भी करने और कहने को सजग ही तैयार हो जाते हैं। हमारे देश में मंदिर, होली, दिवाली, ईद के मौकों पर सियासतदान वोट बैंक को साधने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं जो सामान्य दिनों में मंदिर से दूर रहते हैं, लेकिन इफ्तार में जरूर जाते हैं।
परंतु जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो वे मंदिर मंदिर दौड़ने लगते हैं। कुछ साल पहले गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंदिर मंदिर जा रहे थे और खुद को जनेऊधारी से लेकर शिव भक्त और पंडित बता रहे थे। अब बंगाल के विधानसभा चुनाव में तुष्टीकरण का आरोप झेल रही मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को नंदीग्राम में खुद को हिंदू ब्राह्मण बताने से लेकर मंदिर मंदिर गई और बड़ा हिंदू बताते हुए चुनावी मंच से चंडी पाठ तक कर दिया। यही नहीं, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दीदी ने अपना गोत्र भी बता दिया। यह पहली बार है जब ममता को चुनाव के दौरान मंदिरों का दौरा और अपना गोत्र बताना पड़ा है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या बंगाल का पूरा चुनाव प्रचार प्रसार का दौर ऐसे ही चलता रहेगा? इन सब के बीच ये देखना अहम होगा कि क्या बंगाल में जीत का परचम धर्म के सहारे लहराया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और रोज आने वाले नए केस पहले से भी ज्यादा आ रहे हैं। देश में अलग अलग शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां खुद नेता उड़ा रहे हैं। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। कोरोना एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना वायरस जिस तरह से छलांग लगा रहा है उससे हर किसी के मन में डर सता रहा है। कहीं लॉकडाउन है तो कहीं नाइट कर्फ्यू। आर्थिक राजधानी मुंबई हो या दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश हो या तमिलनाडु, सभी राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो ऐसा लगता है कि कोरोना ने महाराष्ट्र को अपना ठिकाना बना लिया हो। जिस तरह से कोरोना लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, इससे यही लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत भयानक है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि नेता हो या फिर आम जनता, किसी में भी कोरोना का खौफ नहीं दिख रहा है। जहां एक ओर आम जनता बेखौफ होकर बिना मास्क के आ जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेता चुनावी राज्यों में रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं। ना ही लोगों में कोरोना का खौफ दिखाई दे रहा है, ना ही सीएम से लेकर पीएम को। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है और नेताजी रैलियों में बेखौफ होकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनावी राज्यों में सिर्फ केरल ही एकमात्र राज्य है जहां कोरोना के केस कम हुए हैं। बंगाल में 1 मार्च तक औसतन 171 नए केस सामने आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 1274 हो चुकी है। तमिलनाडु में 1 मार्च तक औसतन 474 कोरोना केस आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 2817 तक पहुंच चुका है। असम में 1 मार्च को केसों की संख्या 15 थी, लेकिन 1 मार्च में वहां भी 50 मरीज मिले। चुनाव की शुरुआत के बाद से बंगाल में 50 से ज्यादा बड़ी रैलियां और रोड शो हो चुके हैं। आगे के चरणों के चुनाव में इससे भी ज्यादा जनसभाएं होनी है। अभी तक प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी की भी रैली में भीड़ कोविड नियमों का पालन करती नहीं दिखी है। डॉक्टर केस में इजाफे को इसकी बड़ी वजह बताते हैं।
पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण इस कदर बढ़ रहा है कि वहां की डॉक्टर फोरम ने 10 दिन के भीतर चुनाव आयोग और मुख्य सचिव को 2 बार पत्र लिखा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के संस्थापक सचिव डॉक्टर कौशिक चाकी कहते हैं कि पिछली लहर के मुकाबले कोरोना संक्रमण की इस लहर की रफ्तार बहुत तेज है। चुनावी रैलियों की भीड़-भाड़ की वजह से बंगाल में हालात बदतर हो रहे हैं। बंगाल में अभी कई चरणों का चुनाव बाकी है और अगर रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया गया तो हालात और खराब होंगे। रैलियों में कोरोना नियमों के पालन की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। इसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इस पर बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी अरिंदम नियोगी कहते हैं कि हमने सभी पार्टियों को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोविड से होने वाली मौतों में तमिलनाडु का देश में दूसरा नंबर है, लेकिन राज्य में चुनाव के दौरान पार्टियों की रैलियों, रोड शो में कहीं भी प्रोटोकॉल नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुदरई में हुई रैली में भी भीड़ खुलेआम गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाती दिखी। गिने चुने लोग ही मास्क में नजर आए। मद्रास हाईकोर्ट ने भी चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की जनहित याचिका पर रैली शर्तों के साथ ही करने की अनुमति दी थी। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन यह खानापूर्ति ही साबित हो रही है, क्योंकि गाइडलाइन धड़ल्ले से टूट रही है और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। 8.7 लाख संक्रमित और करीब 12,800 मौतों के साथ तमिलनाडु कोरोना डेथ के मामले में भारत में दूसरे नंबर पर है। कोविड की ताजा लहर के बावजूद सरकार का ट्रेस, ट्रैक और ट्रीटमेंट वाला 3T फॉर्मूला नदारद है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन के लगभग 15,000 मामले दर्ज किए गए थे। चुनाव आयोग ने कोविड के चलते पोलिंग बूथ की संख्या 20% बढ़ाकर करीब 87,000 कर दी है। प्रशासनिक सूत्र कहते हैं कि तमिलनाडु के कुछ शहरों में संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वहां लॉकडाउन लगना चाहिए। चुनावी राज्यों में रैलियों के कारण कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। वहीं इन सभी राज्यों में कोविड टीकाकरण की दर घट गई है। बंगाल और तमिलनाडु में टीकाकरण की दर 1 अप्रैल को 27% तक घट गई थी। टीकाकरण में सबसे ज्यादा कमी असम में आई है। यहाँ टीकाकरण की दर चुनाव के दौरान 41% तक घट गई है। जब नेता ही खुद कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो आम जनता क्या करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। जब पूरे देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे जहां सभी लोगों को सामाजिक दूरी की जरूरत है, तो वहीं चुनाव में रैलियों पर रैलियां हो रही हैं। ना ही कोई मास्क लगा रहा है, ना ही सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है। रैलियों में खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन दिखता है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।